अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं कैसर महमूद और आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 कह लें या इसका जो नंबर है वो है 10। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव मोशन से मुतल्लिक। आज जो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, हम इंट्रोडक्शन में इसका आपको करवाता हूँ। इस चैप्टर का पहले नंबर पे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जो कि है टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, इसमें ये वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप इसलिए कि इसको क्यों कहा जाता है। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मखसूस टाइप इसलिए है कि ये है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन और अबाउट अ मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द है, इसी वजह से टू एंड फ्रो मोशन जो है, जो कि वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन है, उसकी वजह से हम इसको, क्योंकि इसमें भी रिपीटेड मोशन होगी। मिसाल के तौर पे आप झूले की एक मिसाल ले लें। आप लोगों ने देखा होगा कि झूला जब रेस्ट की कंडीशन में होता है तो वो एक फिक्स पोजीशन के ऊपर रुका हुआ होता है। वो फिक्स पोजीशन क्या है, वही उसी को हम मेन पोजीशन भी कहते हैं, जहाँ पे कह लेंगे सम ऑफ द फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू द जीरो। और ये पहली कंडीशन भी है इक्विलिब्रियम की, जिसमें पता चलता है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है तो वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। तो जहाँ पे सम ऑफ द फोर्सेस जीरो बन जाता है, जहाँ पे तमाम फोर्सेस एंड हो जाती हैं, वहाँ पे समझ लें कि ये उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द रिपीटेड मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। क्योंकि ये मीन पोजीशन के इर्द गिर्द है, इसी वजह से ये इसको हम मखसूस टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन एक ही वर्ड है या एक ही मीनिंग में ये यूज़ होता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है, ऑसिलेशन जो सडन और बहुत ज़्यादा पावरफुल पैदा होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 ख़त्म हो जाती हैं, इनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। इसके अलावा अगला हमारा टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो है वेव मोशन। वेव बेसिकली क्या है, वेव हम उसको कहते हैं जिसका एक क्रेस्ट हो यानी कि अपर पॉइंट और एक ट्रफ हो यानी कि लोअर पॉइंट, तो इसको हम वेव कहते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो इसमें स्टडी करेंगे वो है रिपल टैंक। रिपल टैंक बेसिकली क्या है, रिपल टैंक एक डिवाइस है, एक आला है जिसके ज़रिए हम वेव की मोशन का करैक्टरिस्टिक हम स्टडी करेंगे। और अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और इसके साथ इसकी 3 एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, पहली एग्जांपल इसकी हम डिस्कस करते हैं वो है मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग। स्प्रिंग आप जानते हैं जिसके लूप्स इस तरह से होते हैं, उसके साथ एक मास अटैच कर दिया जाए और उसका एक सिरा जो है वो एक सपोर्ट के साथ जोड़ दिया जाए, और हम इसको जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दें। तो इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे, तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे इसको फोर्स लगा के यहाँ पे पहुँचा देते हैं, इस पॉइंट इस साइड पे हम फोर्स लगाते हैं और इसको यहाँ पे हम पहुँचाते हैं, तो फिर क्या होगा, ये लूप्स जो हैं ओपन हो जाएंगे और ज़्यादा दूर तक एक्सपेंड हो जाएंगे, और इसको हम पोजीशन ए का नाम दे दें। अभी ये रेस्ट की कंडीशन में है तो समझ लें कि ये अभी मीन पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। मीन पोजीशन से जब हम फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से, और ये यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एक्स का नाम दे दें तो
वो जो फोर्स हम लगा रहे थे जिसकी वजह से हमने इसको डिस्प्लेस किया, वो फोर्स जो है वो इसके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्स अब जो है वापस इस मास को अपनी तरफ खींचेगी। ये फोर्स जो है जितनी हमने लगाई थी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसके यहाँ पे स्टोर होना, इसी वजह से इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स दैट pulls or pushes the object performing oscillatory motion, performing oscillatory motion, इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन जो है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे स्टोर हो गई, इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा एक्स के अपोजिट होगी, सॉरी मास के अपोजिट होगी। तो इसी वजह से हम जब इसको जो फोर्स है जितनी हम लगाते जाएंगे उतना जो है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। जितनी हम फोर्स लगाते हैं उतना ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, यहाँ से अब ये मीन पोजीशन से मूव करके ये जो है वो इतना मूव करके ये आगे जा चुका है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन की। इसके माइनस साथ साइन हम इसके साथ लगाते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो शो करती है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है कि ये हमेशा मास के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर डिस्प्ले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल को हम यहाँ पे ख़त्म कर दें तो यहाँ पे हम के साथ कांस्टेंट लगा देते हैं। और जो हुक्स लॉ है वो भी तो यही कहता है कि जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो अब ये तो हो गया हुक्स लॉ। अब यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, के इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा फोर्स ओवर एक्स, एक्स इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो इसका जो ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है। जितना ज़्यादा स्टिफ होगा उतना ही ज़्यादा ये के की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमने पहुँचा दिया इसको मास को। मास को जब हमने यहाँ पहुँचा के छोड़ा तो क्या होगा? ये मीन पोजीशन की तरफ इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। ट्रैवल करेगा, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। फोर्स जो पोटेंशियल फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी यहाँ पे मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। जैसे जैसे ये मेन पोजीशन की तरफ आता जा रहा है तो एक तो फोर्स उस पर उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है और दूसरे नंबर पे एक्सेलरेशन जो है वो कम होता जाता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं और आगे मूव कर जाएगा, पॉइंट बी की जानिब ट्रेवल कर जाएगा, जहाँ पे लूप्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप पोजीशन बी का नाम दे दें। यहाँ से ये वापस जो है वो मेन पोजीशन की जानिब दोबारा ट्रेवल करना शुरू कर देगा। इस तरह से ये रिपीटेड मोशन अपना जारी रखेगा। यहाँ पे हमने इक्वेशन को डिस्कस किया था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर हम एक्सेलरेशन की क्वांटिटी जानना चाहते हैं कि वो उसकी जो है वो किस तरह से बढ़ती है या कम होती है, तो फोर्स के बारे में हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए और के की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी माइनस एफ ओवर एक्स। एफ में अगर इस वैल्यू को हम पुट करें तो माइनस एम ए ओवर एक्स। ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो एक्स इधर आ जाएगा, एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर एम और माइनस साइन इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए। तो
यहाँ पे k आ जाएगा। इससे इस इक्वेशन से हमें पता चलता है, अगर k हम खत्म कर दें तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब हम बात करते हैं इसी की। अब ये रिपीटेड मोशन जो है, ये टू एंड फ्रो मोशन जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक ये एनर्जी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आके रुक जाएगा। तो ये थी हमारी एग्जांपल, मास अटैच टू द स्प्रिंग। अगर हम इसका जो है वो निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड बेसिकली क्या है? वन वाइब्रेशन कम टू टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने का जितना टाइम लगता है, इसका फार्मूला जो है मास अटैच टू द स्प्रिंग m/k। इस फार्मूले के तहत हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल, कोई भी बाउल ले लें, उसके अंदर बॉल आप रखेंगे, पहले वो मेन पोजीशन के ऊपर होगी जहाँ पे वो रेस्ट की कंडीशन में होगी। अब यहाँ से हम फोर्स लगा के उसको पोजीशन ए पे पहुँचाते हैं। अब यहाँ ले जाकर उसको हम छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेगी? मेन पोजीशन की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगी। यहाँ पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, स्पीड उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ से आगे इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से, इस बॉल के वेट की वजह से, वो यहाँ से मास की वजह से वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि आगे ट्रैवल कर जाएगा पोजीशन बी की जानिब। जैसे जैसे वो पोजीशन बी की जानिब जाएगी तो वो जो है उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि जो है उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होना शुरू हो गई है। अब स्पीड कम होते होते यहाँ पे आके वो रुक जाएगी, यहाँ से वो वापसी का सफ़र शुरू करेगी, और इस तरह ये रिपीटेड मोशन कब तक जारी रहेगी? जब तक ये पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। तमाम एनर्जीज फ्रिक्शन की वजह से ये जब ख़त्म हो जाएंगी तो तब ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये राउंड लगाता हुआ यहाँ पे आके मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड मोशन भी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द है। इसी वजह से इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल कहते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रिंग जिसको एक सपोर्ट के साथ जोड़ा जाता है, तो अब इसके साथ हम एक मेटल बॉब को अटैच कर लेते हैं। अब मेटल बॉब को हमने अटैच कर लिया। अब इस मेटल बॉब को जो कि रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि इसका जो मास है उसकी डायरेक्शन ज़मीन की जानिब है और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है mg। अब यहाँ पे इसको हम इस पोजीशन के यानी कि एक पोजीशन पे ले जाके इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि बेस नहीं बन रही है और टेंशन की वजह से डोरी में जो टेंशन है उसकी वजह से ये सीधा ट्रैवल नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे mg cos थीटा विल बी कैंसल्ड और साइन थीटा जो कि यहाँ पे बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस वो मूव करेगा, उसकी जो एंगल है वो कम या ज़्यादा होता रहेगा। इसके साथ यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो ये डेफिनेटली मेन पोजीशन की तरफ आएगा और वहाँ पे आके ये इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे ट्रेवल कर जाएगा पोजीशन बी की जानिब। पोजीशन बी की तरफ बढ़ते बढ़ते जैसा कि मैंने आपको बताया रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी स्पीड कम होती जाएगी और बी पोजीशन पे जाके ये दोबारा रुक जाएगा और उसके बाद ये वापसी पे
वापसी की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा। अब ये भी मोशन जो है मेन पोजीशन के इर्द गिर्द है, इस वजह से हम इसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल कहते हैं। और जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला वो ये होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। लेंथ जो डोरी में होगी और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि इसका जो मास है उसके डायरेक्शन जो है वो ज़मीन की जानिब है। अब हम रिपीटेड मोशन क्योंकि इसकी जो है वो मेन पोजीशन की जानिब है, तो इसकी जो समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हुए हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the mean position and it is always directed towards the mean position। क्योंकि यहाँ पे वर्ड जब मीन पोजीशन यूज़ हुआ है तो इस वजह से ये जो है वाइब्रेटिव मोशन की एक मखसूस टाइप है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम इसका डिस्कस करते हैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। पहले नंबर पे तो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो हमेशा एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जिसमें हमने देखा अपनी रिपीटेड मोशन जो है वो एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द वो रिपीट करता है। दूसरे नंबर पे एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तीसरा नंबर पे जो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाई हुई है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होगी। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इसकी या स्पीड या वेलोसिटी इसकी सेंटर पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन पे आके इसकी मैक्सिमम होगी। अब हम चंद एक इसकी जो टर्म्स हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। व्हाट इज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन? वाइब्रेशन बेसिकली क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body about या अराउंड हम लिख लें, अराउंड इट्स मेन पोजीशन, अराउंड इट्स मेन पोजीशन, इसको हम कहते हैं उसकी वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड जो डेफिनेशन है वो है व्हाट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या चीज़ है? टाइम पीरियड बेसिकली वो टाइम है जो एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में लगता है। टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग body about to complete वन राउंड ट्रिप या वन वाइब्रेशन, इसको हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये जो है ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट डेफिनेशन हम फ्रीक्वेंसी की डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली टर्म इस बुक के अंदर। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? पर सेकंड
वाइब्रेशंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जितनी एक सेकंड में आप वो वाइब्रेशन करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। अब लास्ट डेफिनेशन जो कि यहाँ पे दी हुई है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? एक वाइब्रेशन, एक वेव मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन हम यूं लिखेंगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी displacement from the mean position of vibrating body। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा काउंट करता है क्योंकि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा समझ लें कि अगर आप लोगों ने देखा होगा वेव्स को, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है उनकी स्पीड उतनी स्लो होती है। तो जितनी ज़्यादा उसकी जो है वो वाइब्रेशन जो है वो या उसकी जो ऑसिलेशंस हैं उनका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कम होता है, छोटी समझ लें वेवलेंथ की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जो है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये बेसिकली सडनली अगर प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशंस और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उनको बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कम कर देना, इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन को हम यूँ लिखेंगे कि वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेशंस of a system in the presence of some resistive force आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो कि आप लोग रोज़ कॉमनली देखते हैं, हर गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाड़ी जो है किसी बम्प के ऊपर से अचानक गुजरती है तो बहुत यानी कि पावरफुल वाइब्रेशन उसमें पैदा होती हैं जो कि जो शॉक ऑब्जर्वर्स हैं फ़ौरन उसको डैम्प कर देते हैं और हमें इतनी ज़्यादा जो है वो झटका महसूस नहीं होता। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की सबसे बड़ी मिसाल है जो कि कॉमनली यूज़ होने वाली है। उसमें होता क्या है कि उसमें एक समझ लें कि एक पिस्टन लगा होता है और उसमें ऑयल डाला होता है। ऑयल उसको जो सडन वाइब्रेशंस हैं फ्रिक्शन की वजह से उसको हीट अप नहीं होने देता और वो जो पिस्टन है वो उस सिलेंडर के अंदर मूव करता है और जब अचानक वाइब्रेशन होती है तो वो उसको डैम्प कर देता है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी में झटका महसूस नहीं होता। तो आज के लेक्चर में जो आप लोगों ने पढ़ा वो था सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन,
मोशन जिसकी 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की कि वो तब होती है व्हेन द नेट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की जानिब रहती है। कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की और सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए और लास्ट में हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेव्स को डिस्कस करेंगे, रिपल टैंक को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।